एबीपी गंगा में मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त है सुनो यूपी का। शुरुआत करेंगे गोरखपुर से आ रही खबर के साथ, जहां राम घाट पर भव्य दीपोत्सव हुआ है। जी हां, घाट पर 25,000 दिए जलाए गए हैं। सीएम योगी आरती में भी शामिल हुए। राप्ती के तट पर सीएम योगी ने आरती की है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। राप्ती नदी की आरती की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और इस मौके पर भव्य दीपोत्सव भी आज गोरखपुर में देखने को मिला है। रामघाट पर भव्य दीपोत्सव आज देखने को मिला है। घाट पर 25,000 दिए आज जलाए गए हैं। फिलहाल जो तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं राप्ती नदी की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आरती की है। साथ ही साथ 25,000 दिए भी आज घाट पर जलाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दौरे के दौरान राप्ती तट पर बनारस की तर्ज पर बने 60.65 करोड़ की गुरु गोरक्षनाथ और श्रीराम घाट की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। वहीं आज उन्होंने शवधा गृह का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने साफ सफाई का विशेष ध्यान देने की अपील की। वहीं गोरक्ष घाट पर 25,000 दीप जलाए गए और सीएम ने खुद आरती की। जीवन की सच्चाई भी है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित है, और हर एक व्यक्ति की मृत्यु पर ससम्मान अंतिम संस्कार की कार्रवाई संपन्न हो, साफ सुथरी जगह पर हो। इसके लिए राजघाट पहले से जाना जाता था। लेकिन जितने पर्व और त्योहार होते थे, हर जगह लोग साफ सुथरी जगह पे स्नान करते थे। लेकिन यहां राजघाट में गंदगी, वहीं पर अंतिम संस्कार की कार्रवाई हो रही है, वहीं पर मरा हुआ जानवर है, वहीं पर महानगर का सीवर भी गिरता था, और वहीं पे लोगों को स्नान करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। मुझे लगता है कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा, बल्कि गोरखपुर वासियों को, पूर्वांचल वासियों को स्नान के लिए दूसरे घाट, अंतिम संस्कार के लिए दूसरे घाट, बहुत साफ सुथरे घाट यहां पर उपलब्ध हम करवा पाएंगे। और आज भारत के इतिहास के यशस्वी योद्धाओं में से एक महाराजा सुहेलदेव की जयंती है। इस मौके पर आज बहराइच के चित्तौरा में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाराजा सुहेलदेव जयंती के इस कार्यक्रम में दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़े, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बहराइच में मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया, जहां सुहेलदेव की 40 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी और चित्तौरा झील और उसके आसपास के क्षेत्र को भी विकसित किया जाएगा। महाराज सुहेलदेव जयंती के इस भव्य कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अलावा यूपी सरकार के कई मंत्री भी शामिल हुए। महाराज सुहेलदेव की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि महाराजा सुहेलदेव आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित करते हुए महाराजा सुहेलदेव के गौरवशाली अतीत की उन्होंने याद दिलाई। यहाँ पर बनने वाले
संग्रहालय में महाराजा सुहेलदेव से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारियां होगी। इसके भीतर की और आसपास की सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। बच्चों के लिए पार्क बनेगा, सभागार होगा, पर्यटकों के लिए आवास गृह, पार्किंग, कैफेटेरिया जैसी अनेक सुविधाओं का निर्माण होगा। ये सारे प्रयास बहराइच की सुंदरता ही नहीं, सिर्फ सुंदरता बढ़ाएंगे ऐसा नहीं, बल्कि यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि करेंगे। और आज का दिन इस क्षेत्र के नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व विदेशी आक्रांता से इस धरती को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए अपना शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन इस धरती पर करने वाले धर्मरक्षक, राष्ट्र नायक महाराजा सुहेलदेव की पावन जयंती का कार्यक्रम भी है। एक कार्यक्रमों की जो एक नई श्रृंखला प्रारंभ हुई है। 1000 वर्ष के बाद महाराजा सुहेलदेव का स्मरण पहली बार किसी सरकार के द्वारा हुआ है। आज एक तरफ महाराजा सुहेलदेव की जयंती मनाई जा रही है तो दूसरी ही तरफ महाराज सुहेलदेव को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। दरअसल गोरखपुर के बांसगांव से भाजपा सांसद कमलेश पासवान ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि महाराज सुहेलदेव पासी थे, लेकिन उन्हें दूसरे समाज से जोड़ा जा रहा है। महाराज सुहेलदेव पासी हैं और इतिहास के पन्नों पर भी हमको एनसीईआरटी में भी पढ़ाया गया है जो प्रमाण करता है कि महाराज सुहेलदेव पासी हैं। और मुझे कुछ दिन से ये अखबारों के क्लिपिंग से और कई लोगों के मार्फत जब हम लोगों ने टीवी के चैनलों में, अखबारों में देखा कि महाराजा सुहेलदेव पासी के इतिहास से छेड़छाड़ किया जा रहा है, उनको दूसरे समाज से जोड़ा जा रहा है, तो मैंने उस पर पत्र लिखा और ये मैं मांग करता हूं सरकार से भी कि हमारे इतिहास को मिटाने का काम न किया जाए। महाराजा सुहेलदेव की जाति को लेकर सिर्फ भाजपा सांसद कमलेश पासवान ने ही टिप्पणी नहीं की। 2 दिन पहले भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और भाजपा के दुर्विरोधी ओम प्रकाश राजभर ने भी चुनौती देते हुए कहा कि सरकार को महाराज सुहेलदेव के आगे राजभर लगाना चाहिए। आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाते हो तो वहां सरदार वल्लभ भाई पटेल लिखते हो। आप पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगाते हो तो पृथ्वीराज चौहान लिखते हो। तो आप डाक टिकट जारी किए तो आप राजभर महाराजा सुहेलदेव क्यों नहीं लिखे? चप्पे चप्पे पर इतिहास लिखा हुआ कि भर शासक थे। 565 रियासतें थी, 165 रियासतें अकेले भरों की थी, आज भी इतिहास में है। ये क्या बोलेंगे? ये सिर्फ ड्रामा करते हैं। अगर मर्द हैं, हिम्मत है तो ये महाराजा सुहेलदेव के आगे राजभर लिख दें। और यूपी सरकार की महत्वाकांक्षी अभ्युदय योजना की आज औपचारिक शुरुआत हो गई। आज इस योजना के तहत पहले दिन क्लास लेने पहुंचे छात्रों में काफी उत्साह देखने को मिला। यूपी में अभ्युदय योजना की शुरुआत की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर वाराणसी की है। यहां सदर तहसील के सुलह अधिकारी ने कोचिंग में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को संविधान का पाठ पढ़ाया। तो दूसरी तस्वीर गोरखपुर की, यहां भी अधिकारियों ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की क्लास ली। वहीं तीसरी तस्वीर आपको मेरठ की दिखा रहे हैं। यहां सनातन धर्म इंटर कॉलेज सदर, राजकीय इंटर कॉलेज मेरठ कॉलेज में अभ्यर्थियों ने पहले दिन की क्लास अटेंड की। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। आज अभ्युदय योजना की औपचारिक शुरुआत हुई, यानी आज वो बच्चे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आज वो क्लास लेने के लिए पहुंचे।
कानपुर में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर ने एबीपी गंगा की खबर पर संज्ञान लिया और कानपुर नगर के सीडीओ को कानपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में भेजकर अव्यवस्था का हाल जाना। दरअसल अभ्युदय योजना के पहले दिन ही कानपुर में अव्यवस्था देखने को मिली। यहां की छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में कोचिंग के लिए आए कई छात्र छात्राएं भटकते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि यहां 2 बजे से 5 बजे तक क्लास होनी थी, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं होने के चलते अभ्यर्थी हाथ में फॉर्म लिए यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े रहे। एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। सर के पास हम लोग जा ही नहीं पाए, वहाँ सीट ही नहीं है किसी के लिए। इतना बच्चा भरा है, वो अंदर पढ़ाई उनको भी डिस्टरबेंस हो रही है सर। एसएससी में लगभग 50 मतलब हम लोग आ जाते थे आराम से, मतलब और जगह भी वेकेंट हो जाती थी। सर व्यवस्था तो दिख नहीं रही, हुई नहीं है ढंग से, पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है, बच्चे बहुत हैं। नहीं देखिए, आज यहाँ पे यूपीएससी के जो और पीसीएस के जो एस्पिरेंट स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासेस का यहाँ पे आज आयोजन किया गया और यहाँ पे जो है 55 मैं देख रहा खुद ने आके देखा, यहाँ पे 2 क्लासरूम में क्लासेस चल रही हैं और हमारे फैकल्टीज़ भी यहाँ पे मौके पे हैं। 55 स्टूडेंट्स एक रूम में वो अपना शिक्षा ग्रहण किए और 45 बच्चे एक रूम में शिक्षा ग्रहण किए हैं। स्टूडेंट्स के यहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे कि कुछ लोगों को लगा है कि हमारे इवनिंग बैचेज होने चाहिए, कुछ कहता है कि साहब हमारे मॉर्निंग बैचेज होने चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कुछ जॉब कर रहे हैं उनके लिए उन्होंने कुछ स्पेशल बैचेज का रिक्वायरमेंट किया, तो वो अकॉर्डिंगली हम उनके लिए एडजस्ट कराएंगे। किसानों का आंदोलन आज 83वें दिन भी जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं, साथ ही वेस्टर्न टॉयलेट की भी व्यवस्था की जा रही है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यूपी सरकार से बिजली कनेक्शन की मांग की है। उन्होंने कहा कि बिजली का बिल किसान भरेंगे। राकेश टिकैत के मुताबिक गर्मी से निपटने के लिए पंखे और कूलर की व्यवस्था की जाएगी और अगर बिजली नहीं मिली तो किसान जनरेटर लगाने के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा कि पंखे कूलर चलाने के लिए बिजली दिल्ली से लेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन लंबा चलेगा। यार ये बढ़िया कूलर लगेंगे, जनरेटर लगेंगे, हमने आप अप्लाई करवाएंगे इसमें हम कि हमको बिजली का कनेक्शन दे दो। वे नहीं देते, हम दिल्ली से सरकार से बात करेंगे, हमको वही बिजली के कनेक्शन दे दो। वो नहीं देते, अपने जनरेटर लगाएंगे हम। पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश को है कि आप हमको बिजली दे दो, फिर दिल्ली से है, फिर जनरेटर है, चलेंगे यहाँ पे सब काम होंगे। पंचायत चुनाव को लेकर यूपी पुलिस सक्रिय हो गई है। सबसे संवेदनशील चुनाव की चुनौतियों से निपटने के लिए डीजीपी मुख्यालय में चुनाव सेल का गठन किया गया है। यूपी में पंचायत चुनाव की अधिसूचना 25 मार्च तक जारी होने की संभावना है। चुनाव को लेकर क्या तैयारी की जानी है, कौन सा जनपद सबसे संवेदनशील है, कहां चुनावी रंजिशें ज्यादा हैं, किस जनपद में पर्याप्त पुलिस और सुरक्षा बल की उपलब्धता है और कहां कितनी आवश्यकता है, ऐसी तमाम सूचनाएं चुनाव सेल ने एकत्र करना शुरू कर दी है। आने वाले पंचायत चुनाव के लिए डीजी मुख्यालय स्तर पे एक चुनाव सेल का गठन कर लिया गया है और वो सेल डायरेक्टली एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के अंदर कार्य करेगा, जिसमें लगभग 22 या 23 लोग हैं, 2 गस्टेड अफसर हैं और ये राउंड द क्लॉक चुनाव सेल कार्य करेगा। अभी हम लोग जो राज्य निर्वाचन आयोग से जो सूचनाएं हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं कि कहाँ कितने बूथ हैं, कितने सेंटर हैं, इसकी सूचनाओं के बारे में, या हमारे जितने थाने हैं कितने, उनका मोबाइल COG नंबर क्या है, ये सभी चीज़ों का आदान प्रदान हो रहा है। इसके अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महोदय के अनुमोदन से जो प्रिवेंटिव कार्य किए जाने हैं उसके बारे में सभी फील्ड फॉर्मेशंस को लिख दिया गया है। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए एबीपी गंगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनो यूपी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लखनऊ की, जहां
हजरतगंज में पूर्व राज्यसभा सांसद और पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। पूर्व सांसद बनवारी लाल कंचल और पूर्व राज्य मंत्री नटवर गोयल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। फ्लैट दिलाने के नाम पर प्रयागराज और वाराणसी की बहनों से 43 लाख रुपए ठगने का आरोप है। एफआईआर में पूर्व सांसद और पूर्व राज्य मंत्री के बेटों समेत 7 लोगों के नाम शामिल हैं। तो ये अहम खबर लखनऊ से। विवेक त्रिपाठी मेरे सहयोगी जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, विस्तार से बताइए क्या है ये पूरा मामला और कौन है पूर्व सांसद और पूर्व राज्य मंत्री जिन पर आरोप लग रहा है? जी प्राची, ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं राज्यसभा के पूर्व सांसद बनवारी लाल कंचल और समाजवादी पार्टी के ही पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री नटवर गोयल, दोनों की कंपनियों के और दोनों के नाम से एफआईआर कराई गई है। ये वाराणसी की अर्चना द्विवेदी और उनकी बहन है प्रयागराज निवासी सुधा तिवारी, दोनों ने 2014 में रायबरेली रोड पर कंचल ग्रुप की जो कंपनी है मान्यता इंफ्रा बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड, वो एक अपार्टमेंट रोज हाइट्स नाम से अपार्टमेंट बनवा रही थी, जहां पर दोनों बहनों ने एक फ्लैट बुक कराया था 2 BHK का, और बुकिंग अमाउंट के रूप में उन्होंने 8-8 लाख रुपए भी जमा किए थे। हालांकि कंचल की कंपनी ने प्रोजेक्ट, बनवारी लाल कंचल के और उनके बेटे ने ये प्रोजेक्ट नटवर गोयल की कंपनी बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच दिया और ये गलत तरीके से बेचा गया। इसकी ना कोई अनुमति ली गई थी और ना ही किसी को इसकी जानकारी दी गई। जब इन बहनों को इसके बारे में जानकारी मिली और उन्होंने संपर्क किया तो उन्होंने नटवर गोयल ने उनसे एक 3 BHK का फ्लैट लेने को कहा और कहा कि पैसे हम नहीं दे पाएंगे, 3 BHK का फ्लैट आप संयुक्त रूप से एक फ्लैट ले लीजिए। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में तनातनी शुरू हुई। बहनों ने मना किया लेकिन वो जबरदस्ती उनको फ्लैट जबरदस्ती बेचने की बात कही। 43 लाख रुपए करीब उनसे जमा करा लिए गए, फ्लैट की रजिस्ट्री भी हो गई और 2 महीने के भीतर उन्होंने कब्जा देने की बात भी कही। हालांकि उनको ना रजिस्ट्री की कॉपी मिली ना ही कब्जा मिला। इसके बाद उन्होंने भागदौड़ करके जब रजिस्ट्री की कॉपी निकलवाई तो पता चला कि उसमें जो अमाउंट है, जो उन्होंने रुपया जमा किया था 43,58,000 रुपए, उसका जिक्र ही नहीं है, पूरी रकम का जिक्र नहीं था। ये लोग दोनों बहनें भटकते हुए कंपनी के दफ्तर गईं, वहां संपर्क किया तो वहां भी उनको कोई अच्छी तरह से जवाब नहीं मिला। इसके बाद इन्होंने एफआईआर कराई है और जानकारी ये भी मिली है कि दोनों ये जो प्रोजेक्ट बनाया था बीसीसी कंपनी का, वो एलडीए से अप्रूव भी नहीं है और अवैध रूप से बना हुआ। बिल्कुल, अब विवेक देखने वाली बात ये होगी कि क्या कार्रवाई होती है इस पूरे मामले में। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब जरा सोचिए, दिल्ली से सटे नोएडा जैसी जगह से कोई 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस कस्टडी से फरार हो जाए तो पुलिस की लापरवाही पर सवाल तो उठेंगे ही। हालांकि 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने फरार आरोपी को फिर से धर दबोचा। ये इनामी बदमाश जिला अस्पताल के एसी के डेट में छुपा हुआ था, जहां से पुलिस ने उसे फिर से गिरफ्तार किया है। इससे पहले 4 साल के बच्चे के अपहरण और हत्या आरोपी विजय को देर रात सूरजपुर के इलाके से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जब उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वो वॉशरूम गया और उसकी फॉल सीलिंग को तोड़कर फरार हो गया और पुलिस देखते ही रह गई। इस दौरान पुलिस छत में ही तलाश थी। तो इस घटना के बाद सवाल कई खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस ने 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कैदी को बरामद तो जरूर कर लिया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतनी लापरवाही पुलिस ने कैसे दिखा दी जब एक वो इनामी बदमाश को अस्पताल में मेडिकल के लिए लेकर पहुंचे हैं, इलाज करवाने के लिए पहुंचे हैं, तो पुलिस से चूक कैसे हो गई कि ये शातिर भागने में कामयाब रहा। हालांकि पुलिस ने इसे 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जरूर दोबारा गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यहाँ पर सवाल पुलिस के रवैये पर खड़े हो जाते हैं, पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़े हो जाते हैं कि क्या किसी कैदी को जब पुलिस लेकर जाती है तो उस पर पूरा ध्यान नहीं रखा जाता है? क्या पुलिस सुरक्षा में तैनात नहीं रहती है? क्या पुलिस ये भूल जाती है कि वो एक कैदी को लेकर अस्पताल में पहुंची है जिसका ध्यान रखना उसकी जिम्मेदारी है? वहीं मेरठ में सेना की एक टीम और कंकरखेड़ा पुलिस ने सेना भर्ती के नाम पर ठगी करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया जो भारतीय सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर अभ्यर्थियों को फंसाकर रुपए ऐंठते थे। जांच में पता चला है कि सेना भर्ती के नाम पर ठगी करने वाले इस गिरोह में कई और लोग भी शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन 2 आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस को आरोपी के घर से कुछ दस्तावेज और मुहरें भी बरामद हुई।
और इसी के साथ सुनो यूपी में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।